अभी कुछ रोज़ पहले मैं जब आप लोगों से बातचीत कर रहा था तो मैंने कहा था कि जब एक जैसी कोई खबर सामने आती है तो ये अजीब इत्तेफाक है कि उसके बाद बिल्कुल उससे मिलती जुलती दूसरी खबरें भी सामने आने लगती हैं। तो आज जो वाक़या या जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका कनेक्शन भी कुछ वैसा ही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस प्रोग्राम के आखिर में मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए शुरुआत करता हूँ। ये कहानी है, ये घटनाक्रम है बिहार की राजधानी पटना की। पटना में एक लोकेलिटी है, एक रिहायशी इलाका है जिसका नाम है बेगमपुर, और ये बेगमपुर पड़ता है पटना सिटी के बाईपास पुलिस स्टेशन की हद में। ये जगह जो है कोई बहुत पॉश इलाका नहीं है, बल्कि देखा जाए तो बेगमपुर का एक बड़ा इलाका मलिन बस्तियों का ही है, जहाँ मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, मेहनतकश लोग जीवन यापन करते हैं और रहते हैं। इस बेगमपुर इलाके में 22 अप्रैल की सुबह एक बहुत ही रहस्यमयी घटना घटी। रहस्यमयी यूं कि 10 साल की एक छोटी सी बच्ची जिसके पिता ऑटो चलाते हैं, वो अपने घर से निकली स्कूल जाने के लिए, और स्कूल जाने की वो पूरी तैयारी कर चुकी थी, स्कूल ड्रेस में थी। लेकिन स्कूल निकलने से थोड़ी देर पहले वो घर के पास एक जगह से दूध लेकर आया करती थी। तो हाथ में स्टील का एक कैन लेकर वो घर से निकली दूध लेने के लिए, और उसे कुछ देर में वापस आ जाना था। तो ये उसके रूटीन का हिस्सा था। अक्सर 1-2 दिनों में वो यूं ही कैन लेकर जाती थी और दूध लेकर आ जाया करती थी। तो 10 साल की ये जो बच्ची है घर से निकली तो ज़रूर, लेकिन दूध लेकर वापस नहीं आई। घर वाले पहले इंतज़ार करते रहे, उनको लगा कि कहीं खेलने लग गई होगी, किसी सहेली से मिल रही होगी। लेकिन वक्त निकलता गया और इस लड़की का कोई पता नहीं चला। लड़की 10 साल की छोटी सी बच्ची, उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं। घर वालों ने ढूंढना शुरू किया, आस पड़ोस के लोगों से पूछा, जहाँ से दूध लेकर आती थी वहाँ तक गए, लेकिन लड़की का कुछ भी पता नहीं चला। लड़की घर से निकली तो ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? भरे रिहायशी इलाके में किसी लड़की को अचानक इस तरह से गायब हो जाना, वो बहुत अजीब बात थी। घर वाले बहुत परेशान थे, और वो पूरे दिन 22 तारीख के पूरे दिन वो लगातार अपनी बेटी को पूरे इलाके में ढूंढते रहे। यहाँ तक कि दूर दराज में जो नाते रिश्तेदार हैं, उन्होंने उनको भी फ़ोन कर डाला, ये पूछते हुए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची किसी के साथ आपके आसपास चली गई हो, या आप में से कोई ऐसा तो नहीं कि बच्ची को ले गया हो। लेकिन सारी कोशिशें जो है वो नाकाम साबित हुई। आखिरकार घर वाले परेशान होकर पटना सिटी के बाईपास पुलिस स्टेशन में पहुँचे, और वहाँ उन्होंने अपनी बच्ची की इस रहस्यमयी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब बच्ची की गुमशुदगी का मामला, वो भी 10 साल की स्कूली बच्ची स्कूल ड्रेस में, तो आप समझिए कि ये मामला कितना नाजुक, कितना गंभीर था। पुलिस ने फ़ौरन इस मामले में एफआईआर दर्ज की, और ऐसे मामले जिसमें बच्चे गायब हो जाते हैं वो सीधे सीधे किडनैपिंग का केस बनता है, यानी बहुत गंभीर मामला होता है। कोई बड़ा आदमी अगर गायब हो जाए तो उसमें थोड़ी देर के लिए गुमशुदगी, एब्डक्शन के मामले चलते हैं, लेकिन बच्चों के मामले में पुलिस के लिए यह दिशा निर्देश है कि कोई कोताही नहीं, बल्कि सीधे किडनैपिंग का ही केस रजिस्टर करें। तो पटना पुलिस ने इस मामले में केस रजिस्टर किया, और उस बच्ची को ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी गई। तो 22 अप्रैल की शाम से पटना पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व हुई थी और बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आसपास के पूरे इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लोगों से पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। एक दिक्कत ये भी थी कि जिस इलाके में ये बच्ची रहती थी और जिस इलाके से वो गायब हुई थी, वो इलाका ऐसा नहीं था जहाँ जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हों। अगर सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो शायद पुलिस को उस बच्ची को ट्रैक करने में या उसकी लास्ट लोकेशन ढूंढने में पुलिस को मदद मिलती। लेकिन यहाँ न तो मोबाइल फ़ोन था और न सीसीटीवी कैमरे थे, तो पुलिस के लिए एक तरह से ये मामला बिल्कुल ब्लाइंड था, क्लूलेस था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसके ज़रिए इस बच्ची को ढूंढने की कोशिश लगातार कर रही थी। रात निकल गई, 22 और 23 तारीख की रात। 23 तारीख की सुबह बस्ती के लोगों की नज़र एक गली पर पड़े एक चीज़ पर गई। एक गली में पड़े एक चीज़ पर गई। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ क्या थी ये तो नहीं पता, लेकिन वो कंबल में लिपटी हुई थी, और देखने से ऐसा लगता था कि शायद इसके अंदर कोई लाश है, और लाश भी किसी बच्ची या बच्चे की ही होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका साइज़ जो है वो पूरा जैसे एक बालिग आदमी की जितनी कदकाठी होती है उतना बड़ा उसका साइज़ नहीं था, छोटा साइज़ था, लेकिन कंबल में बंधा हुआ था, लिपटा हुआ था। अब जिस गली से, जिस इलाके से एक दिन पहले एक बच्ची गायब हो गई हो, उसी
बस्ती की एक गली में अगर इस तरह की कोई चीज़ मिले तो आप समझिए कि वहाँ कैसी सनसनी फैली होगी। देखते ही देखते उस पूरे इलाके में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लाल रंग के कंबल में लपेटी हुई एक संदिग्ध चीज़ वहाँ पड़ी थी, जिसके लाश होने का शक हर किसी को हो रहा था। लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फौरन जो पटना की बाईपास की पुलिस है वो फिर से मौके पर पहुंची और पुलिस ने उस चीज़ को अपने कब्जे में ले लिया। अब कुछ सफाई कर्मियों की मदद से पुलिस ने उस कंबल में बंधे रस्सियों को खोला और खोलने के बाद सामने जो मंजर था उसे देखकर वहाँ मौजूद लोग ही नहीं बल्कि पुलिस वालों के पैरों तले भी ज़मीन खिसक गई। इस कंबल के अंदर वाकई उसी बच्ची की लाश थी जिस बच्ची को अगवा हुए या गायब हुए 24 घंटे का वक्त गुजर चुका था। पहली नज़र में इस बच्ची की लाश को देखकर उसकी पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बच्ची की लाश बहुत शत विशत हालत में थी, यानी बहुत ही बुरी तरह से बच्ची को टॉर्चर किया गया था, घायल किया गया था। उसके चेहरे को किसी भारी चीज़ से कुचल दिया गया था, उसे देखकर ऐसा लगता था। लेकिन जब ये खबर पूरी बस्ती को हुई तो क्या बच्ची के घर वालों को नहीं हुई होगी? बच्ची के घर वालों को भी पता चल गई थी बात, और वो जब मौके पर पहुँचे उन्होंने जैसे ही कंबल में लिपटी अपनी बच्ची के शव को देखा वो बेहोश हो गए और दहाड़े मारकर वो रोने लगे। माता पिता, जो भी नाते रिश्तेदार थे, सारे लोग। ये क्लियर हो गया कि जो बच्ची अगवा की गई थी उसे किसी ने अगवा करके उसकी हत्या कर दी है और उसका सिर किसी भारी चीज़ से कुचल कर उसकी जान ले ली गई है। ये घटना लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। लोग ऐसे मामले में क्या करते? पुलिस प्रशासन के खिलाफ ही नाराज़ होते, तो लोग पुलिस से बहुत ज़्यादा खफा थे। लोगों को ये लगने लगा कि ये कानून व्यवस्था की कमज़ोरी है कि एक बच्ची को इस तरह से किसी ने अगवा कर लिया और उसकी हत्या कर दी। 24 घंटे के अंदर उसकी लाश घर के पास ही फेंक दी, वो भी कंबल में लपेट कर। लोगों की शिकायत ये भी थी कि इस इलाके में ज़्यादातर लोग शराब पीते हैं। अब आप पूछेंगे कि शराब ये कैसे? बिहार तो ड्राई स्टेट है, वहाँ तो शराब पाबंदी है, बैन है। लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में भी शराब बिकती है और धड़ल्ले से बिकती है, चोरी छिपे बिकती है। लोगों की शिकायत थी कि यहाँ शराब के कारोबारी इलिसिट लिकर का बिजनेस करते हैं। लोगों को शराब आसानी से मिलती है और शराब के नशे में धुत अक्सर जो बदमाश या असामाजिक किस्म के लोग होते हैं वो ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं। तो लोगों का गुस्सा पुलिस के ऊपर डबल था। लोगों ने फ़ौरन नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया और वहाँ धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो गई और पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर माउंट हो गया कि वो इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करे। शहर के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी आपस में मीटिंग्स होने लगी। अलग से इस मामले की जांच के लिए एक टीम बना दी गई, जिसके लिए एक एसडीपीओ को जिसकी लीडरशिप दी गई और कहा गया कि आपको इस मामले को सॉल्व करना है। 22 तारीख से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। 23 तारीख का पूरा दिन गुजर गया, कुछ नहीं पता चला। अब पुलिस जो है उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन पुलिस की तफ्तीश भी लगातार चल रही थी और पुलिस को ये संकेत मिल रहे थे, या आप ये कहें कि पुलिस को एक गट फीलिंग थी कि इस बच्ची का कातिल कोई ना कोई ऐसा ही है जो उसी लोकेलिटी का रहने वाला है। कोई दूर दराज से कोई आदमी आकर इस बच्ची को अगवा करके उसकी हत्या कर गया होगा, ऐसा लगता नहीं था। अब बच्ची के घर वालों से जब बात हुई तो कोई एनिमिटी, कोई दुश्मनी, किसी से रंजिश, कुछ भी ऐसा पता नहीं चला। तो ऐसा लगा कि बच्ची शायद किसी सिरफिरे आदमी का सॉफ्ट टारगेट बन गई। अभी इस तरह से 2 दिनों का वक्त गुजर गया, लेकिन 24 अप्रैल की सुबह इस मामले में फिर से एक बड़ा मेजर ट्विस्ट आया। हुआ ये कि बच्ची की लाश तो बरामद हो गई थी, लेकिन बच्ची के कुछ बिलोंगिंग्स, जैसे उसके जो चप्पल पहनकर वो घर से बाहर निकली थी, कुछ कपड़े उसके लाश के साथ थे, कुछ कपड़े गायब भी थे और खून से सने हुए कुछ और भी कपड़े। जाहिर है अगर बच्ची की हत्या होगी और उसके सिर को कुचला जाएगा तो कपड़े सिर्फ खून से बच्ची के ही नहीं सनेंगे, बल्कि जो इस तरह की हरकत करेगा कातिल, उसके भी कपड़े सनेंगे। तो घर के पास ही, इस बच्ची के घर के पास ही, उसी बेगमपुर की लोकेलिटी में एक जगह है जहाँ पर डंप यार्ड है, कूड़ा लोग डालते हैं। उस कूड़े के ढेर में खून से सने बच्ची के चप्पल मिले और साथ ही खून से सने बच्ची के कपड़े भी मिले, जिस पर लोगों की नज़र गई। और चूंकि लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पर थे तो लोगों ने जैसे ही खून से सने इन चीज़ों को देखा, उन्होंने फ़ौरन पुलिस को फिर से इन्फॉर्म किया। इसी के साथ पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। लोगों को ये लगने लगा कि भाई कातिल इतना शातिर है कि वो एक दिन बच्ची को अगवा करता है, दूसरे दिन बच्ची की लाश फेंकता है, तीसरे दिन बच्ची के खून से सने चप्पल और कपड़े फेंकता है। वो किस्तों में सबूत मिटा रहा है और पुलिस तमाम कोशिश के बावजूद, या कोशिश
करती हुई दिखने के बावजूद इस मामले को क्रैक नहीं कर पा रही है। तो लोगों में बड़ा गुस्सा, बहुत आक्रोश। अब पुलिस को जब पता चला तो पुलिस लोगों के गुस्से का सामना करती हुई फिर से वहाँ मौके पर पहुंची और इस बार पुलिस पहले भी स्निफर डॉग के साथ आई थी, लेकिन इस बार पुलिस 3 स्निफर डॉग्स के साथ पहुंची, जिसमें एक स्निफर डॉग का नाम है सिम्बा। तो ये जो स्निफर डॉग है, इनके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था एक स्टोरी में। ये बड़े ट्रेंड होते हैं डॉग्स में सूंघने की, एक बड़ी इनबिल्ट वर्ड तो ठीक नहीं है, लेकिन मतलब आप कह लें कि एक कुदरती पावर होती है जिसके ज़रिए वो लोगों को और ख़ास स्मेल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसी चीज़ को बहुत तराशा जाता है और एक्सपर्ट्स जो है वो स्निफर डॉग को स्निफ करने, सूंघने की ट्रेनिंग देते हैं। तो एक बहुत ही यंग एज का, छोटे उम्र का एक जर्मन शेफर्ड डॉग जिसका नाम सिम्बा है, वो इस स्निफर डॉग की टीम में शामिल था। उसको पुलिस जो है उस मौके पर लेकर गई जहाँ कूड़े के ढेर में बच्ची के चप्पल और कपड़े मिले थे, खून से सने हुए। सिम्बा ने इन चीज़ों का स्मेल जो है वो कैप्चर किया और उसके बाद पुलिस ने उसे खुला छोड़ दिया। और ये जो डॉग है स्निफर डॉग, वो तमाम गलियों से गुजरता हुआ जिस जगह पर बच्ची की लाश मिली थी उससे बमुश्किल 200 मीटर के फासले पर एक मकान के बाहर जाकर रुक गया और वहाँ जाकर वो तेज़ी से भौंकने भी लगा और पुलिस वालों को इशारा करने लगा कि इसके अंदर कोई ना कोई कनेक्शन इस मकान से, इन बिलोंगिंग्स का, इन चीज़ों का ज़रूर है। अब पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी कि बच्ची के साथ कोई अनहोनी जो भी हुई है वो इस मकान में ही हुई होगी। मकान जो है वो बंद था। पुलिस वालों ने उस मकान को खुलवाया। ये मकान वहीं पर रहने वाले एक शख्स का था जिसका नाम था रंजीत। अब ये जो रंजीत है इसकी उम्र 39 साल की है और रंजीत उस इलाके में घूम घूम कर ठेले पर छोटी मोटी चीज़ें बेचा करता था, जैसे हेयर क्लिप हुआ, कानों की बूंदे, बिंदी और स्टिकर्स और तमाम तरह की चीज़ें जो बच्चों के खिलौने से लेकर कॉस्मेटिक्स और स्टेशनरी की चीज़ें वो बेचा करता था। तो ये मकान उसी का था और वो यहाँ किराए पर रहता था। 39 साल का रंजीत अंदर मिल गया। पुलिस ने बगैर देर किए हुए रंजीत को दबोचा और उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस को देखकर वो घबरा गया, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में उसने इस बच्ची की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो वहाँ से कई और सबूत मिले, खासकर बच्ची का वो स्टील का कैन भी बरामद हो गया जिस कैन में वो दूध लेने के लिए निकली थी। इसके अलावा बच्ची से जुड़ी कुछ और चीज़ें, मौका वारदात पर खून के छींटे, सबूत मिटाने के कुछ सबूत वहाँ मौके से पुलिस को मिल गए। और अब ये बियॉन्ड डाउट, कम से कम पुलिस के अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ये बियॉन्ड डाउट पुलिस की निगाहों में ये प्रूव हो गया कि ये रंजीत ही था जिसने इस बच्ची को अगवा किया था और उसकी हत्या की थी। पुलिस ने उससे पूछा कि भाई बताओ कैसे तुमने किया। तो उसने कहा कि 22 अप्रैल की सुबह जब ये दूध लेने के लिए घर से निकली थी तो इसे मैंने बुलाया और अपने कमरे पर लेकर आया। मैं उसके साथ फिजिकल होना चाहता था। आप सोचिए कैसा दरिंदा आदमी, 10 साल की बच्ची के साथ तकरीबन 40 साल का आदमी वो फिजिकल होना चाह रहा है। और बच्ची इसके लिए जब तैयार नहीं थी, वो जब डर गई और उसने जब चिल्लाना शुरू किया तो मैं घबरा गया और फिर मैंने अपने घर में रखा जो सील बट्टा है जिससे मसाला पीसते हैं, उसको सिलेट और लोढ़ी भी कहते हैं बिहार में। तो उस सिलबट्टे का जो बट्टा होता है उससे, उस पत्थर से, जो बेलनाकार एक पत्थर होता है, उससे उसके सिर पर एक के बाद एक कई वार किए और पत्थरों के घातक वार से 10 साल की वो छोटी सी बच्ची तड़प तड़प कर वहीं रक्त रंजित होकर मारी गई। इसके बाद इस आदमी ने पुलिस को जो कन्फेशनल स्टेटमेंट में जो बात कही वो कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। इस आदमी ने पुलिस को ये बताया कि वो इस छोटी सी बच्ची को तकरीबन 2 महीने से लगातार टारगेट कर रहा था, अपने रडार पर उसने लेकर रखा था और वो 2 महीने से इस बच्ची का शोषण करना चाहता था। इसी इरादे से वो बच्ची को लगातार नोटिस करता था, घर से उसके बाहर निकलते हुए, उसके घर वापस जाते हुए लगातार वो उसे देखा करता था, उसकी टाइमिंग नोट किया करता था और इसी इरादे से वो उस बच्ची को कुछ स्टिकर्स गिफ्ट के तौर पर देता था। कभी कभी कोई पैसे दे देता था, चूंकि वो गुडीज़ ही बेचा करता था, स्टेशनरी की चीज़ें बेचा करता था, कोई छोटी मोटी सस्ती चीज़ें भी उसे गिफ्ट के तौर पर देता था और एक तरह से उसने इस बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती बना ली थी। बच्ची, आप समझते हैं बच्चे मासूम होते हैं, बच्ची को बिल्कुल इस बात का कोई गुमान, कोई भान नहीं था कि एक
पड़ोसी जिसे वो अंकल की तरह देखती है, मानती है, रिस्पेक्ट करती है, वो आदमी उसके बारे में इतना बुरा सोचता है। 22 अप्रैल की सुबह जब बच्ची घर से निकली, उसने देखा कि गली में और कोई है नहीं। उसने बच्ची को कुछ स्टिकर्स वगैरह देने के बहाने अपने घर बुलाया और फिर घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। बच्ची को पहले समझ में नहीं आया, लेकिन जब दरवाज़ा बंद करने के बाद वो अश्लील हरकत पर उतर आया तो बच्ची घबरा गई। अब वो रोने चिल्लाने लगी और उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ से ये घबरा गया और इसी डर के मारे उसने बच्ची की आनन फानन में सिलबट्टे से, बल्कि बट्टे से कुचलकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो दिन भर उसी लाश के साथ रहा और सोचता रहा कि अब क्या करूं, कैसे ठिकाने लगाऊं। उसने सोचा कि ठीक है, दिन में तो बड़ी घनघोर आबादी है, लोग इधर उधर आ जा रहे हैं, रात को ठिकाने लगाने निकलूंगा और पास में एक नहर है, उस नहर में ले जाकर लाश डाल दूंगा। लाश को उसने कंबल में अच्छी तरह से बांध लिया था, लपेट लिया था। ये लाल रंग का कंबल उसी का है। अब ये सब कुछ करने के बाद जब वो लाश लेकर रात को निकला अपने कंधे पर, उसने देखा सामने से पुलिस की गाड़ी चली आ रही है। उसके हाथ पांव फूल गए। आप समझिए, कोई आदमी, कोई कातिल कत्ल करने के बाद लाश ठिकाने लगाने जा रहा हो और सामने से पुलिस आ रही हो तो उसकी हालत क्या होगी। उसके पसीने चलने लगे, हाथ पांव फूल गए उसके, और उसने डर के मारे एक गली के सुनसान कोने पर ही उस लाश को डंप कर दिया और बजाय नहर की तरफ जाने के वो चुपचाप वहाँ से वापस चला आया। इसके बाद वो घर में ही रहा और इंतज़ार करता रहा, देखता रहा कि आगे क्या होता है। अगले दिन सुबह वो लाश बरामद हो गई, 23 तारीख की सुबह। उसके बाद जो हंगामा मचा वो आपको पता है। इसके बाद वो इंतज़ार करता रहा कि और भी जो सबूत हैं उन्हें भी ठिकाने लगाने हैं। उसने कुछ सबूत, ऐसे ही कुछ बिलोंगिंग्स अपने घर के बाहर भी आग के हवाले कर दिए थे और ये सब कुछ उसने किया था 23 अप्रैल की सुबह को, जिस पर कुछ लोगों की नज़र भी पड़ी थी और लोगों ने उसकी संदिग्ध हरकत के बारे में पुलिस को भी बताया था। पुलिस ने भी उसको रडार पर ले रखा था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती, उसके खिलाफ कोई और पुख्ता सबूत जुटाती, तब तक 23 अप्रैल की रात को उसने फिर से इस बच्ची के चप्पल और बाकी खून से सने हुए कपड़े कूड़े के ढेर में ही जाकर फेंक दिए। अब 24 की सुबह जब पुलिस को और पुलिस के स्निफर डॉग की टीम वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने इसको स्निफ कर लिया और इसके बाद वो खोजी कुत्ते पहुँच गए सीधे इस आदमी के घर, रंजीत के घर, और आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी कहानी जिसे पुलिस ने 72 घंटे में सुलझाया। थैंक्स टू पटना पुलिस एंड स्पेशल थैंक्स टू दैट स्निफर डॉग। बिल्कुल क्यूट सा सिम्बा है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, और हो सकता है अब तक आपने देख भी लिया हो, क्योंकि जब ये स्टोरी आप सुन रहे होंगे तब तक सिम्बा की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर होंगी। तो खैर, इस तरह से पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया। लेकिन ये घटना अपने आप में एक मैसेज है, एक संदेश है कि हमें अपनी बच्चों को भी जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें ये ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि वो किसी भी अजनबी पर आंख मूंद कर यकीन न करे, चाहे वो मोहल्ले का कोई भी जानकार अंकल क्यों ना हो, जिससे लगातार घर वाले, उसके मम्मी पापा मिलते हों। ऐसा नहीं कि वो आदमी जो है बिल्कुल बियॉन्ड डाउट है। ऐसे ही अंकल आंटी और भैयाओं के बीच में भी कई बार दरिंदे छुपे हुए होते हैं। तो बहुत सावधान और सजग रहने की ज़रूरत है। बस इससे ज़्यादा और कुछ कहने लायक है नहीं इस मामले में। बहुत ही दुखद है और ये उम्मीद करते हैं कि पटना पुलिस की चार्जशीट इतनी तगड़ी होगी जिससे इस दरिंदे को पुलिस कम से कम आजीवन कारावास की सज़ा तो दिला पाएगी ही। ये भी उम्मीद करते हैं कि नीट छात्रा के साथ पटना पुलिस की तफ्तीश का जो हश्र हुआ, शायद इस मामले की तफ्तीश का हश्र वैसा नहीं होगा। प्रीवियस स्टोरी जो मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले सुनाई थी, उसमें मैंने आपको एक मर्डर मिस्ट्री सुनाई थी जिसमें एक पुलिस का ही स्निफर डॉग जिसका नाम इलेक्ट्रिक है, गुजरात में उसने एक ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व किया था। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था इस स्टोरी की शुरुआत में कि कई बार कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिनके सामने आने के बाद उस जैसे कई दूसरे मामले सामने आने लगते हैं। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। आज कोई कमेंट या आप लोगों के सवालों का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ी वक्त की कमी है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। ये वीडियो ऐसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है। अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और बाकी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।